हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम देखते हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे आंसर राइटिंग में मदद करेगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न रहेगा, ये जो क्वेश्चंस रहेगा, ये संबंधित रहेगा जनरल स्टडी पेपर 2 से, जिसमें से एक सब टाइटल एक टॉपिक है जिसका नाम है जन्म एवं मृत्यु समक या फिर सामाजिक क्षेत्र। उससे संबंधित ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा। इसमें प्रश्न ये रहेगा कि मृत्यु दंड की जो प्रासंगिकता है उससे संबंध क्या है। उसी क्रम में एक प्रश्न रहेगा, उसी से संबंधित एक प्रश्न रहेगा। जो प्रश्न इस प्रकार है, आप इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। नफरत अपराधी से नहीं अपराध से होनी चाहिए। गांधी जी के इस कथन के संदर्भ में मृत्युदंड का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न है। इस प्रश्न की अब फ्रेमिंग किस प्रकार से की जाएगी, क्या क्या इसके प्रावधान हैं, ये सारी चीज़ों को हमें लिखना होगा। नाम इसमें एक स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, गांधी जी का स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है। उस स्टेटमेंट के परिदृश्य में जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, इसके बाद मृत्यु दंड की प्रावधान कब लेकर के आया गया था, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तब जा करके आपको एक अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए हम इस आंसर राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल विजडम हम स्टडी पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को सही तरीके से देख सकें। मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ हैं, इनकी स्पीड बढ़ा करके देखिए, बार बार सुनिए इसको, ताकि आपको याद हो जाए और आपका समय बच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा संदर्भ क्या होता है किसी भी विषय का। कोई भी जब आप लिखना चाहते हैं, जब आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका संदर्भ समझना पड़ेगा। मतलब उसका जो प्रेफरेंस होता है, उसका जो कह सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक होता है, उस टॉपिक को समझना होगा। तो देखिए, समाज की संरचना और तंत्र को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु संस्थागत विधानों का सृजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के हितों के संरक्षण, समाज की अनवरत प्रगति और संस्थानों के बेहतर निष्पादन जैसे आयामों को एकीकृत किया गया है। संस्थागत विधानों के पारस्परिक या पारंपरिक स्वरूप में कालक्रम के साथ ही आधुनिक रूप से विकसित और व्यवस्थित संविधान का निर्माण हुआ है, जिसमें मानव समाज के हितों और अधिकारों को मूल अधिकारों के नाम से संकलित किया गया है। समाज की प्रगति जारी रखने हेतु कई प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रावधान किए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य बेहतर तारतम्यता स्थापित की जा सकी है। समाज की प्रगति और मूल अवधारणाओं अधिकारों की तारतम्यता के नवीन परिदृश्य के आलोक में मृत्युदंड का विषय वैधानिक पटल पर हमेशा से उभरकर सामने आता रहा है, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने और किसी भी मानव के जीवन के अधिकार के मध्य द्वंद्व को की जो स्थिति बनी हुई है, उसको यहाँ पर समझना चाहिए या समझा जाता है। तो देखिए, अब हमें ये समझना होगा कि मृत्युदंड की भारत में किस प्रकार से अवधारणा रही है, या कब कब परिदृश्य में मृत्युदंड आया है। तो देखिए, मृत्युदंड को इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड विश्व में किसी भी तरह के जो दंड होता है, दंड के तहत या कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे उच्चतम सजा होती है। हालांकि भारत में मृत्युदंड की सज़ा का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है, किंतु हाल के दिनों में इसे खत्म करने की बातें या आंदोलन हमेशा से उजागर होता रहा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, डकैती करने जैसे विभिन्न अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान था। इसके अलावा कई अन्य ऐसे कानून जैसे 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 कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 मतलब आर्टिकल 72 में मृत्युदंड के संबंध में क्षमा दान का प्रावधान किया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में मृत्युदंड पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार के संविधान का अनुच्छेद 161 मतलब आर्टिकल 161
के तहत किसी भी राज्य के जो संबंधित राज्य है जिस जहाँ पर उस किसी व्यक्ति को यहाँ पर मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, कुछ विशेष प्रकार के विशिष्ट मामलों में मृत्युदंड पर रोक लगाने का अधिकार है। यहाँ पर राज्यपाल को मृत्युदंड के रोक लगाने का अधिकार है। 161 के तहत उसे क्षमा याचना का अधिकार नहीं है। अब इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को ही मृत्युदंड की क्षमा याचना का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। फिर साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि एक सत्र न्यायालय मृत्युदंड देता है, मतलब यदि एक कोई सेशन कोर्ट जो होता है वो मृत्युदंड देता है, तो सर्वप्रथम इसकी पुष्टि उसी राज्य के जो उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट होगा उसके द्वारा की जाएगी। इसके पश्चात ही उस व्यक्ति को यहाँ पर मृत्युदंड दिया जाने का प्रावधान या प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन 59 देशों में मौत की सज़ा पर रोक लगाने के लिए आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जो अभी भी इसे बनाए हुए हैं। ज्ञात हो कि भारत इन्हीं देशों में से एक है जिसने इस पूरे के पूरे समझौते को देखा है या उसके सामने ये सारी प्रस्तावना को पास किया गया, पारित किया गया था। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मृत्युदंड का इतिहास। तो जब आप ये सारा का सारा जब लिखेंगे तो आपको ये वाले भाग को बिल्कुल नहीं भूलना है कि मृत्युदंड के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किन किन दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, और खासकर भारत के परिदृश्य में। तो मृत्युदंड का प्रावधान मानव समाज में आदिम काल से लेकर आज तक उपस्थित है, किंतु इसके पीछे के कारणों, इसके निष्पादन के तरीकों में समय समय के साथ निरंतर बदलाव आता गया है। मृत्युदंड का जो पहला उल्लेख है वह ईसा पूर्व 18वीं सदी के हम्मुराबी की विधान संहिता से मिलता है, जहां 25 प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी की हिट्टाइट संहिता में भी इसका जिक्र मिलता है। फिर 7वीं शताब्दी में एथेंस के ड्रैकोनियन कोड में सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था भी की गई थी। 5वीं सदी में जब आते हैं तो 5वीं सदी के रोमन कानून जो बनाया गया था उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था, उसके लिए भी कानून बनाए गए थे। फिर प्राचीन भारत में भी मृत्युदंड का प्रावधान उपस्थित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक पूरा अध्याय उन सभी अपराधों की सूची को समर्पित करता है जिनके लिए प्राणदंड या मृत्युदंड दिया जाना नियत था। मौर्य सम्राट अशोक ने पशुधन को तो मतलब वहाँ पर रोक लगा दिया था, किंतु उन्होंने मृत्युदंड पर कोई रोक नहीं लगाया था। विदेशी यात्रियों के जो वहाँ पे दस्तावेज प्राप्त होते, जो भी उनके संस्मरण हैं, से भी प्राचीन भारत में मृत्युदंड की उपस्थिति का पता चलता है। आधुनिक विश्व की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 101 देशों ने मृत्युदंड की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 33 देश ऐसे हैं जहां पिछले 10 वर्षों में एक भी मृत्युदंड नहीं हुआ है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है। इनमें से मुख्य रूप से चीन है, पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका है और इंडोनेशिया शामिल है इन देशों में जहां पर मृत्युदंड का प्रावधान अभी भी है। फिर यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि क्या मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिए या समाप्त कर दिया जाता है तो क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, ये सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। देखिए, यह एक प्रचलित अवधारणा है कि समय के साथ दंड विधान को भी नरम होते रहना चाहिए और क्रूरतम प्रकृति की जो सज़ा है उसे क्रमशः चलन से बाहर कर देना चाहिए। ये ऐसी अवधारणाएं बनी रहती है। यह अवधारणा इस बुनियाद पर टिकी है कि मानव समाज निरंतर सभ्य होता जा रहा है। एक सभ्य समाज में ऐसा कोई कानून शेष नहीं रहना चाहिए जो उस सभ्यता के अनुकूल ना हो। उसी में से जो मृत्युदंड है, जिसे फांसी की सज़ा को भी इसी कसौटी पर परखा जाता है हमेशा से, या जा रहा है। विश्व के अधिकांश देशों ने अपने संविधान से मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त किया है। विशेषज्ञों का मत है कि भारत को भी मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। ऐसे में कोई भी अध्ययन नहीं है जो कि यह स्पष्ट करता है कि अपराध को रोकने में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की उपेक्षा अधिक कारगर हुआ है। अतः मात्र कल्पनाओं के आधार पर मृत्युदंड को अधिक कठोर नहीं माना जा सकता, ऐसा इसमें समझा जाता है। फिर मृत्युदंड की सज़ा सुनाए जाने से लेकर सज़ा दिए जाने तक की एक लंबी अवधि अपराधी के परिवार को, लोगों को यहाँ पर यातना से मतलब कह सकते हैं कि यातनामय हो जाता है उसके पूरे परिवार को।
उनकी इस यातना के लिए कहीं ना कहीं राज्य की जो नैतिक रूप से ही जिम्मेदारी होती है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जो निर्भया केस के जो 4 आरोपी हैं, उन चारों आरोपियों ने जो आरोप किया था, जो भी यहाँ पर कृत्य किए थे, वो 2012 में किया था, लेकिन 2020 तक अभी भी उन्हें सज़ा नहीं दिया जा चुका है। मतलब जो उन्हें मृत्युदंड दिया गया है, तो 3 बार उनके जो डेथ वारंट है उसको बार बार यहाँ पर कैंसिल करना पड़ा। अब चौथी डेथ वारंट जारी की गई है 20 मार्च को 5:30 बजे। तो ये सारी के सारे जो 6 वर्ष का समय काल है, इसमें आप देखेंगे तो जो निर्भया की माँ है, जो पूरा परिवार है, वो भी एक तरीके से पीड़िता के जो माता पिता हैं वो यातना झेल रहे हैं। और जो यहाँ पर जो 4 लोग हैं, जो जिन लोगों को सज़ा दी गई है फांसी की, 5 लोगों में से 4 लोग, तो एक ने तो अपने आप को सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि इनके परिवार भी कहीं ना कहीं तरीके से प्रताड़ित है, मेंटली प्रॉब्लम है, उनको मानसिक रूप से यहाँ पर अब यहाँ पे यातना झेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहने में आती है। इसलिए बोला जाता है कि क्या मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो अभी तक आंकड़े एकत्रित किए गए हैं 2010 से लेकर के 2015 के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने कुल मिलाकर के 60 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी है। उसमें से तकरीबन 15 मामले, मतलब लगभग 25% मामले ऐसे हैं जो जिसमें ये पाया गया है कि गलत निर्णय दिया गया था। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है यहाँ पर कि जो मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, जो भी यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का फॉलो करते हुए, उसमें भी यहाँ पर देखा जाता है कि 100% एक्यूरेसी नहीं है यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दिया गया है। फिर यहाँ पर ये पाया गया जाता है कि मृत्युदंड को समाप्त करने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक, ये भी आपको बताना होगा अपनी आंसर राइटिंग में। तो वर्ष 1931 में बिहार में सर्वप्रथम बिहार से निर्वाचित सदस्य, जिनका नाम था बाबू गया प्रसाद सिंह, द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में एक विधेयक पेश करने का प्रयास किया गया था। सभा में यह जो प्रस्ताव था पारित नहीं हो सका था। इसके एक दिन बाद ही, मतलब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सदगुरु और सुखदेव को यहाँ पर मृत्युदंड दे दिया गया था। मतलब ये जो विधान है, ये जो कानून है बिल है, इसको यहाँ पर 22 मार्च 1931 को भारतीय विधानसभा में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 1931 में ही कराची में एक सत्र में कांग्रेस ने भी यह प्रस्ताव पारित किया था कि जिसमें मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करने की मांग करी थी उसने। फिर यहाँ पर वर्ष 1947 से 1949 के बीच संविधान सभा ने मृत्युदंड से संबंधित कई प्रश्नों पर विचार किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभा में मृत्युदंड की समाप्ति का समर्थन किया था। हालांकि विधानसभा में यह निर्णय न्यायपालिका और संसद पर छोड़ दी गई थी कि क्या इसके आगे के प्रावधान करने हैं, क्या यहाँ पर मृत्युदंड को समाप्त करना है या नहीं करना है, या कोई उसके ऊपर कानून बनाना है। फिर यहाँ पर ये बात हमेशा से आती है सामने कि इसे भी लिखना होगा कि मृत्युदंड के पक्ष में क्या क्या तर्क सामने आते हैं। तो मृत्युदंड के पक्ष में तर्क बताना पड़ेगा आपको, मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क बताना पड़ेगा, इसके बाद जो प्रावधान है वो सारे बताने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी तक आपको जो तर्क बताए हैं वो विपक्ष में कुछ तर्क थे। अब हम यहाँ पर पक्ष के तर्क की बात करते हैं। तो देखिए, मृत्युदंड के समर्थकों का मानना है कि इनकी या इसकी संवैधानिकता को न केवल भारत में बल्कि अमेरिका जैसे उदार लोकतांत्रिक देशों में भी बरकरार रखा गया है। अतः सिर्फ यह मानकर मृत्युदंड की आवश्यकता से इनकार न कर देना कि सही नहीं होगा कि कई सभ्य देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। सामान्यतः हत्या जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए मृत्युदंड को सर्वश्रेष्ठ और अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। ज्ञात हो कि विधि आयोग ने भी अपनी 262वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड की सज़ा को खत्म न करने की सिफारिश की थी। फिर इसके बाद यहाँ पर समर्थक ये भी मानते हैं कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है, जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो जिस प्रकार से वह व्यक्ति उस व्यक्ति की हत्या करके उसका जीवन समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने हत्या करी है उसको भी यहाँ पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने एक जान को, एक प्राण को यहाँ पर नष्ट किया है, इसलिए इसमें माना जाता है। फिर यहाँ पर किसी भी सज़ा के प्रभाव का अंदाज अपराधियों पर उसके असर से नहीं बल्कि आम नागरिकों पर पड़ने वाले उसके असर से लगाया जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ कांट का भी स्वतंत्र संकल्प का सिद्धांत है, जो इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संकल्प स्वतंत्रता से युक्त है एवं
वह जानता है कि समाज के पक्ष में वह जिस तरह से निर्णय लेता है, समाज भी उसके संबंध में वैसा ही निर्णय लेता है। इस सिद्धांत में यह बात निहित है कि समाज में हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति समाज में भी मृत्युदंड जैसे निर्णय की भी अपेक्षा रख सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मृत्युदंड से समाज में यह अवधारणा पुष्ट होती है कि बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा अंततः अच्छा ही होता है। तमाम सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे समाजों में यह सिद्धांत व्यक्ति को सकारात्मक एवं धैर्यवान बनाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या सामने आए हैं, कुछ ऐसे माइलस्टोन केसेस भी हुए हैं इस पूरे दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय समाज में, जो कि यहाँ पर कोर्ट के द्वारा निर्णय आए हैं, उन्हें भी यहाँ पर देखना होगा। उसके भी उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि आप प्रस्तुत करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा वेटेज दे के चला जाता है और अच्छे मार्क्स लाने की संभावना को प्रबल कर देता है। तो देखिए, यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुए हैं। वर्ष 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो केस था, जो वाद था, वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मृत्युदंड की सजा मात्र अन्यायतम मतलब द रियरेस्ट ऑफ द रियर मामलों में ही दी जा सकती है। चूँकि आप लोगों को याद होगा, यदि स्मरण कर सकते हैं तो करिए, कि जब यहाँ पर निर्भया मामले में जब यहाँ पर मृत्युदंड की सजा दी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, तब यह कहा गया था कि ये जो मामला है, यह जो जिस तरीके से यहाँ पर जघन्य अपराध किए गए हैं, यह रियरेस्ट ऑफ द रियर है। इस पूरे वर्ड का यूज़ किया गया था, इस पूरे सेंटेंस का यूज़ करते हुए वहाँ पर उन चारों आरोपियों को यहाँ पर मृत्युदंड का सजा दिया गया था। फिर इसके बाद ये बात कही गई थी, तो इसे आपको नहीं भूलना है कि जब भी मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, द रियरेस्ट ऑफ द रियर मतलब अन्यायतम। फिर वर्ष 1983 में मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के लिए निम्नलिखित मापदंडों का निर्धारित किया था। इसमें कुछ वर्ड यूज़ किए गए थे जिसमें बोला गया था अनन्य, क्रूर, कठोर और भयानक तरीके से हत्या के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा यदि हत्या का उद्देश्य धन प्राप्त करना है। दूसरा बात बोला गया था। फिर अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या करने पर, किसी निर्दोष बच्चे, असहाय महिला या गणमान्य व्यक्तियों की हत्या करने पर। फिर जो तीसरा माइलस्टोन केस था उसमें बात कही गई थी जो 1989 में हुआ था, मतलब 1989 के केहर सिंह बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कार्यपालिका की क्षमा शक्ति न्याय समीक्षा के अधीन है। ये यहाँ पर बात की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष में, मतलब हमें जो भी हम लिखते हैं यहाँ पर तो उसका एक कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है, चाहे वो 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो या फिर आधे पेज का लिख दो। लेकिन कोशिश ये करिए कि उस पूरे के पूरे जो आपने थ्योरी लिखी है, जो आपने कंटेंट लिखा है, उसको आप 40 से 30 शब्दों में उसको समेट दें। तो देखिए, हमें यह समझना होगा कि व्यवहारिक तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित नहीं की जा सकती जो मृत्युदंड से जुड़े सभी नैतिक प्रश्नों का समाधान कर दे, खास तौर पर ऐसे देशों में जो कि गंभीर किस्म के आतंकवाद और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों। मौजूदा दौर में यह सहमति बनने लगी है कि यदि मृत्युदंड देना ही है तो कम से कम पीड़ा के साथ दिया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन जैसे गैसों या लेथल इंजेक्शन के प्रयोग का विचार किया जा रहा है। ये ऐसे मतलब कह सकते हैं कि रसायन होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराने के बाद या प्रविष्ट कराने के बाद उनकी यहाँ पर मृत्यु कुछ समय के बाद ही हो जाती है। इन सारी रसायनों का उपयोग के माध्यम से जब उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। इन सारे रसायनों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर फिर अंततः महात्मा गांधी ने कहा है कि नफरत अपराधी से नहीं अपराध से होनी चाहिए। ये आप जो पंक्ति है, जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमने प्रश्न फ्रेम किया था, इसके आप जवाब में लिख सकते हैं बाद में। इस प्रकार से आप जो आंसर रहेगा उसकी कंक्लूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंडर कर देता हूँ कि नफरत अपराधी से नहीं अपराध से होनी चाहिए। गांधी जी के इस कथन के संदर्भ में मृत्युदंड का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश किया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो जवाब है वो अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा।
दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 29 कोर्सेज डिजाइन की गई है जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।